हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियोस में हमने पॉलिटी की और सारे क्लासेस कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार या लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। तो सरकार या लोकतंत्र के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव सिस्टम, दूसरा है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर सिस्टम, और तीसरा है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी सिस्टम। और अगर हम बात करें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ या चौथे भाग की, तो वो है मीडिया या प्रेस। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका उसी कानून को लागू करने का कार्य करती है, जबकि न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। संघ की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की। तो ये राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख होता है, वरीयता के अनुसार इसे प्रथम स्थान दिया जाता है, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है और भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति से जुड़े इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 की। तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कही गई है। राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग चलाने या इम्पीचमेंट करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो यूएसए से ली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53 की। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति इसका प्रमुख होगा, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा बताया गया आर्टिकल नंबर 53 में। और जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, तीनों का सर्वोच्च सेनापति होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 अनुमोदक या प्रपोजर होने चाहिए। अब ये अनुमोदक क्या हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और 50 समर्थक यानी कि अप्रूवल की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के नाम का समर्थन करेंगे, यानी कि 50 अनुमोदक और 50 समर्थक की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अब जो राष्ट्रपति है वो इलेक्शन लड़ने के लिए एक जमानत राशि जमा करेगा, और जमानत राशि कितने की होगी, तो 15,000 की होगी। और किसके पास जमा करेगा, तो आरबीआई के पास जमा करेगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 की जमानत राशि जमा करेगा राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति। अगर उसे वैध मतों या वेल्ड मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तो ये जमानत राशि आरबीआई के द्वारा जब्त कर ली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55 की। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति यानी इलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है आर्टिकल नंबर 55 में। तो सबसे पहले है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, तो इसमें हम प्रत्याशी का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं करते हैं, हम कुछ व्यक्तियों का निर्वाचन करते हैं जो आगे चल के उस प्रत्याशी को चुनते हैं। उसकी बात है गुप्त मतदान। तो गुप्त मतदान क्या होता है, गुप्त मतदान को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति, उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। उसके बाद है एकल संक्रमणीय स्थानांतरित प्रणाली। तो ये क्या होती है, इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी या एसटीबी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मतदाता केवल एक ही वोट देता है, और जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनको रैंक के हिसाब से 1, 2, 3 के क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें किसी चुनावी दल को विधायिका में उतनी ही सीटें प्राप्त होती हैं जितना उसके वोटों का प्रतिशत होगा उतनी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 71 की। तो इसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी की बात की गई है, और चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन की होती है। चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा कौन करता है, तो वो करता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 56 की। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल या टेन्योर की बात की गई है आर्टिकल नंबर 56 में। राष्ट्रपति का टेन्योर कितने साल का होता है, तो वो 5 साल का होता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा।
भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो वो लगातार 2 बार भी लड़ सकता है। और इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 की। तो इसमें राष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास विभिन्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद है कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और पागल और दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति का वेतन की, तो वो 5 लाख होता है प्रत्येक महीने, यानी पर मंथ 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन दिया कहाँ से जाता है, तो वो वेतन संचित निधि से दिया जाएगा और इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 में है और वेतन का वर्णन द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60 की। तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ, ओथ या अफर्मेशन की बात की गई है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर हम बात करें अमेरिका या यूएसए की, तो वहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि हमने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और ये हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 56 में। ये राष्ट्रपति का टेन्योर 5 वर्ष का होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, तो ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, दिल्ली में। और रायसीना पहाड़ी किसका भाग है, तो ये अरावली पर्वत का भाग है, जो कि हमारे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, अरावली पर्वतमाला। और राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है, तो एडवर्ड लुटियंस हैं राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो यह आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्यों चलाई जाती है, तो जब संविधान का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और इसे चलाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में चलाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग लेने वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत व्यक्ति यानी नॉमिनेटेड पर्सन भी होते हैं, जो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 70 की। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है, तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद संभालेगा वो कौन होगा व्यक्ति, तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार करेगा। ऐसे सिर्फ एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और वो हैं मोहम्मद हिदायत उल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कथन के बारे में। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। उसके बाद निर्विरोध चुना जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। उसके बाद है प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो ये है KR नारायण। उसके बाद है जनता का राष्ट्रपति या मिसाइल मैन राष्ट्रपति किसे कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति या मिसाइल मैन राष्ट्रपति कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे राष्ट्रपति खत्म होता है और हम पढ़ेंगे अब भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वरीयता के अनुसार उपराष्ट्रपति का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, यानी ये राष्ट्रपति से निम्न पद पे आते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो USA या अमेरिका से ग्रहण किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति और उनसे संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 63 में बात की गई है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 63 में। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 64 की। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यानी वो भारत का उपराष्ट्रपति तो होगा लेकिन राज्यसभा का सभापति भी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 65 की। तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, जैसे वो कहीं भी विदेश की यात्रा या कहीं भी गया हो और वो अपने पद पे उपस्थित ना हो,
तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन की बात करें तो इसके प्रस्तावक होने चाहिए 20 और समर्थक या अप्रूवल होने चाहिए 20, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने बात की थी कि प्रस्तावक और समर्थक 50-50 होने चाहिए। और लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक और समर्थक की बात 20-20 की गई है। अब राष्ट्रपति को भी जमानत राशि 15,000 जमा करनी पड़ती थी आरबीआई के पास, और उपराष्ट्रपति को भी जमानत राशि 15,000 जमा करनी पड़ती है आरबीआई के पास। और वही सेम अगर उन्हें वेड़ मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हुआ तो जमानत राशि आरबीआई के पास जमा कर ली जाएगी या जब्त कर ली जाएगी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये सभी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे छूट गए थे कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हैं, तो वो हैं बीबी गिरी। उसके बाद है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हैं, तो वो हैं जाकिर हुसैन, और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई, यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। उसके बाद है प्रथम सिख राष्ट्रपति, तो ये हैं ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद है प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण की मतगणना के साथ राष्ट्रपति बने, तो वह हैं बीबी गिरी। फिर है पहला मिसाइल मैन किसे कहते हैं भारत का, तो वो है टीपू सुल्तान। उसके बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यता की। उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी वही सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो राष्ट्रपति के पद के लिए अनिवार्य थीं, जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की अवस्था को पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद हम उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो ये भी 5 वर्ष का होगा, और उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति को देगा। यानी राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के जैसे नहीं चलाई जा सकती, और अगर चलाई भी जाएगी तो केवल राज्यसभा में ये प्रक्रिया चलाई जाएगी, और 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 69 की, यानी 69 की। इसमें बात की गई है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने की। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का वेतन, तो ये है 4 लाख। ये अपना वेतन किसके तौर पे उपराष्ट्रपति लेता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ये अपना वेतन ग्रहण करते हैं। हम बात करते हैं 2025 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की। तो 2025 में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था वो कौन से नंबर का था, तो वो 17वें नंबर का था, लेकिन उपराष्ट्रपति बने 15वें नंबर के। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी हैं, ये 2-2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए थे, यानी ये 2 बार लगातार 2-2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने। इसीलिए चुनाव था 17वें नंबर का 2025 में, और उपराष्ट्रपति बने 15वें नंबर के। अब हम कुछ बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। तो वीबी गिरी जो हैं और आर वेंकटरमन, ये दोनों उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए, यानी ये उपराष्ट्रपति के पद पे थे और उसी के दौरान इनको राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया। अब बात करते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति की, तो वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ये पहले उपराष्ट्रपति रहे और भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम. वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़, ये इतने नाम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लोग भारत के उपराष्ट्रपति तो बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सके। यानी इतने लोग भारत के राष्ट्रपति नहीं बने जबकि उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण, ये सभी भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद पे रहे। कितने लोग? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण, तो ये सभी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पे थे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे सामान्य शक्तियां यानी कि कर्मचारी शक्ति, विधायी शक्ति और सैन्य शक्ति। आपातकालीन शक्तियां यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति। विवेकी शक्ति जैसे कि बीटो पावर। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ, ये चारों प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और संवैधानिक प्रमुख भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति की, एग्जीक्यूटिव पावर की।
तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाने की उसको स्वतंत्रता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उपराज्यपाल व प्रशासक जो कि यूटीज़ में होते हैं और उपराज्यपाल जो कि राज्य में होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां आर्टिकल नंबर 72 और आर्टिकल नंबर 143 में दी गई हैं। आर्टिकल 72 बात करता है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 143 की। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का प्रावधान है आर्टिकल 143 में। राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए तो बाध्यकारी है, लेकिन सलाह को मानने या ना मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो चाहे तो सलाह को मान सकता है और नहीं चाहे तो सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं विधायी शक्ति या लेजिस्लेचर पावर की। तो आर्टिकल 79 में संसद का गठन कर सकता है राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला के संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में ये मनोनयन या नॉमिनेशन करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव करता है, नॉमिनेशन करता है। उसके बाद है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है, जिसके बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है। अब है राष्ट्रपति का विधेयक या बिल पर विचार करने का अधिकार। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी बिल पर अपनी स्वीकृति दे और ना दे, इसका भी अधिकार है। और अगर पुनः विचार करने के लिए वापस भेजना चाहता है तो भी भेज सकता है, और पुनः विचार के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 123 के। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी ऑर्डिनेंस पावर की बात की गई है। ये एक प्रकार का बिल है, यानी कि जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की अनुमति है, अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो लगभग 6 सप्ताह। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति की। तो राष्ट्रपति जो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये हमने जान लिया। राष्ट्रपति ही युद्ध के समाप्त होने और युद्ध के शुरुआत होने की घोषणा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियाँ या वीटो पावर की। तो इसके तहत अगर लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्यों में से ही राष्ट्रपति चुन के लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। यदि किसी दल ने बहुमत या मेजॉरिटी प्राप्त नहीं की है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करके पार्टी के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन उसके लिए कई शर्तें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की। तो वीटो मीन्स क्या होता है? मना करना। और वीटो पावर 3 प्रकार की होती है। आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, बिल को पूर्णतः मना कर देना। दूसरा है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, यानी बिल को पुनः विचार के लिए भेजना। और तीसरा है जेवी वीटो या पॉकेट वीटो, बिल पर अनिश्चित काल तक रोक लगाए रहना या बिल को अनिश्चित काल के लिए पास ना करना। उसके बाद है पॉकेट वीटो का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो वो राष्ट्रपति कौन से थे? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। और उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। और कौन सा बिल था जिस पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया? तो वो था 1986 का डाकघर संशोधन अधिनियम, जिस पर कि अनिश्चित काल तक पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया, यह निर्णय नहीं दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति या इमरजेंसी पावर की। तो संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का वर्णन है? तो भाग 18 में और आर्टिकल 352 से 360 तक। आपातकालीन शक्तियों को ग्रहण कहाँ से किया गया है? तो जर्मनी से ग्रहण किया गया है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 में है, इसको लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और इसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने से पहले मंत्रिमंडल की सलाह
लेनी होगी, इसके बिना वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों कारण हो सकते हैं। बाह्य कारण जैसे कि दूसरे देश का आक्रमण या दो देशों में युद्ध के कारण बने। तो दूसरा कारण है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जाता है, वह आंतरिक कारण, यानी भारत की सीमा में आपसी विवाद हो तो ये आंतरिक कारण है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का। अब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगभग 3 बार हमारे देश में लगा है। पहला तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे। उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पीएम थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति इसका कारण था, और इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य आपातकाल की, जिसका वर्णन आर्टिकल 356 में दिया गया है। तो राज्य की संवैधानिक विफलता के कारण राज्य आपातकाल घोषित किया जा सकता है, और इसको लगाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास ही है। और इसमें राज्य आपातकाल लगाने में सलाह किसकी लेनी होगी राष्ट्रपति को? तो राज्यपाल की लेनी होगी। पहली बार अगर हम बात करते हैं राज्य आपातकाल कहाँ लगा, तो 1951 में पंजाब में लगा। दूसरी बार राज्य आपातकाल कब लगा, तो 1959 में केरला में लगा। और सबसे ज़्यादा बार राज्य आपातकाल अगर किस राज्य में लगा, तो 11 बार लगा, वो भी मणिपुर में लगा। उसके बाद यूपी में लगा 10 बार, यानी कि उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा। अब राज्य आपातकाल को घोषित करने की अवधि कितनी है? तो न्यूनतम अवधि है कि हम 6 मंथ तक राज्य आपातकाल को लगा सकते हैं, जबकि अधिकतम अवधि है लगभग 3 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राज्य आपातकाल घोषित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। तो ये वित्तीय आपातकाल का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है। और ये घोषणा कौन करता है वित्तीय आपातकाल की? तो राष्ट्रपति, या लगाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय आपातकाल की अवधि, न्यूनतम अवधि है 2 मंथ की और अधिकतम अवधि है अनिश्चितकाल की। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है।